हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रशिक्षण क्लासेस। कैसे हो आप सब? जैसा कि मैं हर बार हर वीडियो में कहती हूँ कि हम सब आपके लिए सुपर 30 बैच लेके आए थे और उसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस थे जो पूछे गए हैं पिछली साल एग्जाम्स में, उनको हमने विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व कराया था। अब उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए मैं फिर से आप सब के लिए पिछली क्लास की तरह मिसलेनियस क्वेश्चंस लेके आई हूँ। वो एक्सप्लेन करूंगी और आपको बताऊंगी कि उसमें कौन से टॉपिक और भी इम्पोर्टेंट है या उससे निकल के और कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, स्पॉन्जिला, साइकन व यूस्पॉन्जिया किस फाइलम का उदाहरण है? स्पॉन्जिला, साइकन एंड यूस्पॉन्जिया आर एग्जांपल्स ऑफ विच फाइलम? सिलेंट्रेट, प्लेटीहेल्मिंथीज, टिनोफोरा या पोरीफेरा? तो बताइए किसका है ये? जो स्पॉन्जिला, साइकन और यूस्पॉन्जिया है, ये है आपका पोरीफेरा का एग्जाम्पल। किसका है? पोरीफेरा का एग्जाम्पल। पोरीफेरा, इसके नाम से ही आप देख रहे हो कि पोर की बात कर रहा है। इसका मतलब कि जो पोरीफेरा होते हैं उनके बॉडी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और जहां से पानी या मिनरल्स या खाद्य पदार्थ शरीर के अंदर जाता है और बाहर आता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि पोरीफेरा का स्पेशलाइजेशन क्या है। देखिए, ये स्पंज की तरह होता है। बिल्कुल आप सबके घरों में होता होगा ना स्पंज, लूफा, जिससे आप नहाते वक्त यूज करते हो या फिर बर्तन धुलते वक्त जो स्पंज यूज करते हो, वो कैसा होता है? जब आप उसको पानी के अंदर डिप करते हो तो वो पानी को पूरा कंटेन कर लेता है और वापस से जब आप उसे निचोड़ते हो तो पानी गिरता है। तो ये जो स्पॉन्जिला, साइकन और यूस्पॉन्जिया होता है वो बिल्कुल ही वैसा दिखता है। उसके अंदर इतने छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि भरे हुए रहते हैं पानी से, लिक्विड फ्लूइड से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पोरीफेरा। ठीक, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। प्याज में भोजन किस रूप में संचित किया जाता है? इन व्हाट फॉर्म इज फूड स्टोर्ड इन अनियन? तो बताइए, सेल्यूलोज, प्रोटीन, स्टार्च या शुगर? आप सबके घर में प्याज तो यूज होता होगा ना। कभी दिमाग में ये आया कि प्याज, ये जो छिलका होता है प्याज का, इसमें जो भोजन या ये क्यों हम लोग खाते हैं, ऐसा क्या होता है इसमें, ये किस चीज का बना होता है? कभी दिमाग में आया नहीं ना? चलिए अब यहाँ से आप सोच लेना कि इन व्हाट फॉर्म इज फूड स्टोर्ड इन अनियन? तो देखिए, सेल्यूलोज फॉर्म होता है। प्याज भोजन को किस फॉर्म में कंटेन किए रहता है? तो सेल्यूलोज फॉर्म में। आप सबको पता है कि जो प्लांट सेल होता है उसका जो बाहर का मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है, वो किसका बना होता है? वो बना होता है आपका सेल्यूलोज का। और एक बात, सेल्यूलोज का डाइजेशन ह्यूमन बीइंग नहीं कर पाता। इसका मतलब कि जो हमारा बॉडी ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है, वो किसका पाचन नहीं कर पाता है? वो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाता। इसीलिए हमारी बॉडी में जो अपेंडिक्स होता है वो डिसअपियर हो रहा है, मीन्स नॉन डेवलप्ड रहता है। ठीक है, पहले क्या होता था? अपेंडिक्स डेवलप होता था, लोग कच्चा सब्जी खा जाते थे, पका हुआ खाना नहीं खाते थे, जिससे उनकी बॉडी में जो अपेंडिक्स रहता था प्रॉपर वर्क करता था और सेल्यूलोज का डाइजेशन होता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, सेल्यूलोज का डाइजेशन हमारी बॉडी में नहीं हो पाता है। और अब अगर बात की जाए कि प्याज में भोजन किस रूप में है, तो वो सेल्यूलोज के रूप में होता है। ओके, चलिए अब, अच्छा स्टार्च यहाँ पे दिया हुआ है। जो प्लांट्स होते हैं ना, वो भोज्य पदार्थ को किस रूप में संचित करते हैं? तो वो स्टार्च के रूप में ही संचित करते हैं। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते और जमीन पर फैल सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड? तो बताइए उसको क्या कहते हैं? लताएं, पेड़, झाड़ियां या जड़ी बूटियां? अच्छा, आपको पता है लताएं, आप देखिए हो ना, लता को चढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है। किसी भी वॉल पे आप उसको क्या करते हो? लटका देते हो। और इसका जो ये पतला वाला डंठल रहता है वो हार्ड रहता है, वुडी रहता है।
ऐसा नहीं है कि बहुत ही सॉफ्ट है। अब पेड़ की बात की जाए तो इसका जो तना होता है वो किसका बना होता है, कॉर्टेक्स का बना होता है। किसका बना होता है, कॉर्टेक्स का, जो कि हार्ड होता है, ठीक है, जो हार्ड होता है। अब अगर झाड़ियों की बात की जाए, ये झाड़ियों की बात अगर की जाए, श्रब की बात की जाए, तो आपने बबूल का पेड़ देखा होगा ना, कटीले तारों जैसा, उसमें पतला पतला डंठल रहता है। अब लेकिन यहाँ पे क्या बात करा, जो कमजोर तने वाले पौधे होते हैं सीधे खड़े नहीं हो सकते। तो मैंने लताओं में क्या बोला कि इसको चलने के लिए क्या जरूरत होती है, सहारे की जरूरत होती है, या तो वॉल की, या तो पेड़ की, या तो जमीन की जरूरत होती है। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मीन्स कि लताएं ऐसे प्लांट होते हैं जिनको सहारे की जरूरत होती है, वो बिना सहारे के ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि उनके जो स्टेम्स होते हैं ना, तने होते हैं, वो बहुत ही कमजोर होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसने कहा कि मनुष्य प्रकृति एक राजनीतिक प्राणी है? हु सेड दैट मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल? प्लेटो, चीव, पॉलिप्स या एरिस्टोटल? तो बताइए किसने कहा था। अच्छा, क्या आपको पता है कि जो एरिस्टोटल हैं ये सिकंदर के गुरु थे। किसके गुरु थे, सिकंदर के। और प्लेटो के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, प्लेटो के शिष्य थे। और साथ ही अरस्तु को क्या कहते हैं, फादर ऑफ साइंस एंड जूलॉजी एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी, ठीक है, अरस्तु को क्या कहते हैं, फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो बताइए मनुष्य को राजनीतिक प्राणी किसने कहा था? अरस्तु ने ही कहा था कि जो मनुष्य है ना वो एक राजनीतिक प्राणी है, नेचर से क्या है, वो पॉलिटिकल एनिमल है। ओके, और ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं। इन्होंने, अरस्तु ने ही क्या किया था, बायोलॉजी को दो भागों में बांटा था, एक जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बोटैनी। ठीक है, बायोलॉजी को किसने दो पार्ट में बांटा था, तो अरस्तु ने ही बांटा था। ठीक, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सी कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील कंपनियों के लिए उत्तरदायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर स्टील कंपनी इन इंडिया? बताइए इसमें से कौन है जो कि स्टील के लिए, स्टील ट्रांसपोर्ट के लिए या वितरण के लिए इंडिया में बहुत ही ज्यादा जानी जाती है? HNCC, हेल जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी है, सेल या टाटा स्टील? बताइए इसमें से कौन है करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, सी, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसका ओनर कौन है, मालिक कौन है, इंडियन गवर्नमेंट। ओके, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी क्रिया वर्षा के कारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? Which of the following process plays an important role in causing rainfall? अच्छा, आपने कभी सोचा है कि बारिश होती है, हम कहते हैं भगवान बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, मौसम ठंडा हो जाए, या किसान जो खेती करे वो कहते हैं बारिश हो जाए, फसल अच्छी हो जाए। कभी सोचा है कि क्यों बारिश कैसे होती है और क्यों होती है? देखिए, जब पानी जमीन पर रहता है तो ये सनलाइट में क्या होता है, वाष्प बन के उड़ता जाता है। आप सबको पता है ना, आपने कभी पतीले में पानी को खौलाया है, देखते हो आप ना, भाप बन के पानी उड़ता रहता है। लेकिन जब आप उसके ऊपर प्लेट डालते हो, प्लेट रख देते हो, तो जो वाष्प रहती है वो उस प्लेट से ठंडी होके क्या होती है, द्रव की छोटी छोटी बूंदों में वापस से गिरने लगती है उसी पतीले में। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया होती है ना, ये सेम प्रोसीजर हमारी पृथ्वी पर भी होता है। इसका मतलब कि जो पानी होता है वो सूर्य के प्रकाश में या ताप में क्या होता है, वेपर बन के
वाष्पित होके ऊपर जाता है, उसके बाद वो ऊपर के ठंडे माहौल में संघनित होके, कंडेंस होके वापस जमीन पे गिरता है, जिसको कहते हैं बारिश। इसका मतलब कि वाष्पीकरण और संघनन दोनों रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? रेनफॉल के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोनों, वाष्पीकरण और संघनन दोनों जिम्मेदार होते हैं किसके लिए? तो बारिश के लिए। और ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है ना पतीला का, आप घर पे अगर नहीं देखे हो तो आप जाना और इसको करके देखना कि क्या है एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, तो आपको सच में क्लियर पिक्चर आ जाएगा कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो संघनित पानी होता है ना पतीले का, इसको डिस्टिल वाटर भी कहते हैं। एकदम प्योर होता है, इम्प्योर नहीं होता। आपको पता है बारिश का पानी बहुत ही प्योर होता है, लेकिन वो हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में आके गंदा हो जाता है, अदरवाइज वो बहुत ही प्योर होता है। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। रासायनिक रूप से वसा और तेल क्या हैं? व्हाट आर फैट्स एंड ऑयल्स केमिकली? कह रहा है कि जो फैट या ऑयल होते हैं वो केमिकली रूप से क्या हैं? ट्राइग्लिसराइड, एल्डिहाइड, कीटोन्स या एमिन्स क्या हैं? तो देखिए ये है ट्राइग्लिसराइड C6H8O6, और ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। आपने कभी भी पानी को देखा होगा, उसके ऊपर जब तेल की बूंदें डालते हो ना, तो जो बूंदें होती है वो पानी के ऊपर विजिबल रहती हैं, आपको दिखाई देती हैं, वो डिसॉल्व नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल और ये क्या है? ट्राइग्लिसराइड बॉन्ड से जुड़ा रहता है, ट्राइग्लिसराइड है। ठीक है। तो चलिए अब अगला, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन ए, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। CNG ईंधन के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन से लाभ होते हैं? What are the benefits of using CNG fuel? CNG का नाम सुना है ना, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको नेचुरल गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे प्रदूषण बहुत कम होता है, ये ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज नहीं करती है, सल्फर या पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों का उत्पादन बहुत ही कम करती है, ये सस्ता और सुरक्षित है, इसीलिए इसे कहते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। आजकल की जो गाड़ियां डेवलप भी हो रही हैं वो कैसी हो रही हैं? CNG बेस्ड हो रही हैं, क्योंकि पोल्यूशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए बहुत ही कड़ा कदम उठाया है। ठीक है। आप भी देख रहे होंगे जो पुरानी डीजल गाड़ियां थी उनको भी रिप्लेस किया गया। क्यों? क्योंकि प्रदूषण इतना ज्यादा होता है, धुआं इतना ज्यादा निकलता है डीजल गाड़ियों से, तो फिर उसको हटाने के लिए या पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए इस CNG को लाया गया। ठीक है। अब पूछ रहा है कि क्या बेनिफिट्स है, तो मैंने आपको बता दिया ना, ये पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाती है, ये SO2 और NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसमें कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के कई भी फॉर्म होते हैं, इसलिए यहाँ पे X लिखा हुआ है, जैसी गैसों का उत्पादन बहुत कम होता है, और साथ ही ये सस्ता और सुरक्षित होता है। तो बताइए इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? केवल 1 या केवल 2 और 3 या केवल 1 और 2 या 1 2 3 तीनों? तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ये तीनों ही बेनिफिशियल है। ठीक है। तो चलिए देखें अगला क्वेश्चन क्या है। मनुष्य में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इन ह्यूमंस? पानी, सूर्य प्रकाश, भोजन और इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या है मनुष्य में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत? तो भाई भोजन है। भोजन क्या है? आप सोच रहे होगे ना क्या पानी के बिना हम लोग जिंदा रह सकते हैं? तो देखिए जाहिर सी बात है पानी के बिना भी जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन जो ऊर्जा का स्रोत पूछ रहा है यहाँ पर, ऊर्जा और सामग्री का स्रोत पूछ रहा है, तो हमें ऊर्जा कौन देता है? भोज्य पदार्थ देते हैं। किस फॉर्म में देते हैं? देखिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपको भी पता है कि कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मैक्रो
और दूसरा होता है माइक्रो। जो मैक्रो होता है इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होता है, और क्या होता है, फैट होता है। लेकिन अगर माइक्रो की बात की जाए तो इसमें मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ठीक है। मैक्रो की बात क्यों हो रही है, क्योंकि बॉडी में इसकी खपत बहुत ज्यादा होती है, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो या फिर प्रोटीन हो या फैट, इनकी हमारी बॉडी को ज्यादा जरूरत होती है। और जो मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं इनकी मात्रा तो कम होती है जरूरी, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी कमी से बहुत सारी डिफिशियंसी होती है और इनकी अधिकता से बहुत सारी एफिशिएंसी भी होती है। तो इसीलिए ये जो न्यूट्रिएंट्स का दोनों पार्ट है ना, दोनों ही हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। और ये कहाँ से मिलता है हमें, तो भोजन से मिलता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। और एक बात, ये जो चीजें मैंने बताई है ना, ये भी आपको एग्जाम में मिलेगा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में मतलब कि पूछ दिया कि कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशन का प्रकार है, और वहां पे दे दिया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, नन ऑफ दीज या बोथ, तो आप क्या ऑप्शन टिक करोगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल सकता है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं को एक में देखकर उनकी खोज की थी। अब कह रहे हैं कि रॉबर्ट हुक ने एक में, मतलब इनमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किसमें देखा था उन्होंने सेल को। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स बाय ऑब्जर्विंग देम इन विच मटेरियल। तो प्याज का छिलका, काक के टुकड़े, कच्चा तालाब या कोई नहीं। तो देखिए जो ये रॉबर्ट हुक थे ना, बहुत ही स्मार्ट थे। इन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया और फिर एक कार के छोटे टुकड़े को लिया और उस पर रखा। वहां पर उन्हें कैसी संरचना दिखाई दी, बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसी, मधुमक्खी के छत्ते जैसी। तो जब उन्होंने वो संरचना देखी तो कहा कि ये तो मधुमक्खी की का जो छत्ता दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये कोशिकाएं हैं। और हमारी जो बॉडी है या कार का जो टुकड़ा है वो किससे बना हुआ है, इसी मधुमक्खी के छत्ते जैसी रचना से बना हुआ है। इसका मतलब कि जो कोशिका है वो कहाँ से निकल के आई, तो कार्क के टुकड़े से, जिसको इन्होंने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने फोटोसिंथेसिस एंजाइम को समझकर पौधों को मंद प्रकाश देने के लिए विद्युत को प्रेरित करने का एक तरीका खोजा था। साइंटिस्ट फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट हैव डिस्कवर्ड अ वे टू स्टिमुलेट प्लांट्स विथ इलेक्ट्रिसिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इवन इन डिम लाइट। तो बताइए, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया या मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बताइए किसमें खोजा गया था। आप सबको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वो किससे होती है, हाँ, प्रकाश की उपस्थिति में होती है, ठीक। तो यहाँ पर क्या बात की गई थी कि फोटोसिंथेसिस एंजाइम को समझकर मंद प्रकाश, मतलब कि कम प्रकाश में फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज किया जाए। मतलब कि अगर प्रकाश थोड़ा भी हो तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या हो, अच्छे से हो, यानी ऑक्सीजन लेवल हमें अच्छे से प्राप्त हो। इसके लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने क्या दिया था, विद्युत प्रेरित करने का एक तरीका खोजा था, ठीक है। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। जिन पौधों का शरीर जड़ों, तनों, पत्तियों में विभेदित होता है और जिनमें पानी व अन्य पदार्थों के संचलन के लिए विशेष ऊतक होते हैं, वे किस समूह में आते हैं। प्लांट्स whose body is divided into root, stems and leaves and which have
स्पेशल टिश्यूज फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर अदर सब्सटेंसेस बिलोंग टू विच ग्रुप? बताइए, कह रहा है कि जो प्लांट है ना उसकी जो बॉडी है वो स्टेम, लीफ एंड रूट में डिवाइडेड है, लेकिन उसमें संचालन के लिए या कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस के लिए क्या है? टिश्यूज है। इसका मतलब कि इसमें क्या होना चाहिए? जाइलम और फ्लोएम। क्या होना चाहिए? जाइलम और फ्लोएम। अब अगर बात की जाए ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा की जो बॉडी होती है वो सिगमेंटेड तो होती है, स्टेम भी होता है और लीफ भी होता है और क्या होता है? रूट भी होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं होता? जानते हैं आप? हाँ, तो अगर बात की जाए कि ब्रायोफाइट के पास जाइलम और फ्लोएम होता है तो नहीं, न जाइलम होता है और ना ही फ्लोएम होता है। लेकिन इसकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है? सिगमेंटेड होती है, सिगमेंटेड होती है। अब थैलोफाइटा की बात की जाए तो थैलोफाइटा की जो बॉडी होती है वो नॉन सिगमेंटेड होती है, नॉन सिगमेंटेड होती है। अब टेरिडोफाइटा की बात की जाए तो जो टेरिडोफाइटा है इसकी बॉडी सिगमेंटेड भी होती है और साथ ही इसके पास जाइलम और फ्लोएम भी पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को कौन जस्टिफाई कर रहा है? ऑप्शन सी। इसका मतलब कि जो टेरिडोफाइटा है उसके पास ट्रांसपोर्ट या कंडक्शन के लिए वो किसके? वाटर और सब्सटेंसेस मतलब न्यूट्रिएंट्स के कंडक्शन के लिए कौन पाया जाता है? जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। और साथ ही इनकी बॉडी क्या होती है? सिगमेंटेड होती है, लीफ भी होता है, स्टेम भी होता है और रूट भी होता है। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को वो अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं। कैसे? आपको ये ऑप्शंस दे दिया और वो ये वाला जो लाइन है ना कि ये वाला, ये पूरा का पूरा लाइन क्या किया उन्होंने? गायब कर दिया। इसको गायब कर दिया और पूछ दिया कि जिन पौधों का शरीर जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित होता है लेकिन जिनमें अन्य पदार्थ के संचालन के लिए विशेष ऊतक नहीं पाए जाते। यहाँ पर पाए जाने के बजाय क्या कर दिया उन्होंने? नहीं पाए जाते। तो आप क्या करोगे? जल्दीबाजी में आप टेरिडोफाइटा लगा के चले आओगे। लेकिन अगर नहीं, वहां पे क्या लगाना है आपको? वहां पे लगाना है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में ये टिश्यूज नहीं पाए जाते, जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। या फिर इसी क्वेश्चन को उन्होंने क्या किया? घुमा के ये ऊतक के बजाय पूछ दिया कि जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे ना कि मैम तो टिश्यू बताई थी, अब यहाँ जाइलम फ्लोएम पूछ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं ही होगा। इसीलिए मैंने बार बार टिश्यूज की जगह किसकी बात की है? जाइलम फ्लोएम की, कि जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं वो टिश्यूज कौन होते हैं? वो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। अगर यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम भी पूछा जाता है तो आप किसको टिक करोगे? टेरिडोफाइटा को। करेक्ट। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन जाइलम का घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ जाइलम? आपको पता है जो जाइलम होती है वो डेड सेल होती है। जो आपने ट्री को देखा होगा, इसका जो ये लकड़ी वुडन पार्ट होता है वो क्या होता है? जाइलम ही होता है। और ये डेड टिश्यू से बनता है। किससे बनता है? तो डेड टिश्यू से बनता है। ठीक। अब इसमें से पूछ रहा है कि ट्रैकिड्स, कंपेनियन सेल, वेसल्स या जाइलम पैरेन्काइमा, इन चारों में से कौन जाइलम का पार्ट नहीं है? देखिए, जो ट्रैकिड्स है ना ये भी डेड ही होता है और ये जाइलम का पार्ट है। ये वेसल्स ये भी डेड होता है और ये किसका पार्ट है? जाइलम का ही पार्ट है। ये जाइलम पैरेन्काइमा भी डेड होता है और ये भी किसका पार्ट है? तो जाइलम का पार्ट है। अब बचा कंपेनियन सेल, तो ये लिविंग टिश्यूज होते हैं। कैसे होते हैं? लिविंग टिश्यूज होते हैं, जिंदा होते हैं ये, और ये फ्लोएम का पार्ट होता है। ओके। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ दिया कि निम्न में से कौन फ्लोएम का पार्ट है? फ्लोएम का घटक है और नहीं को कट कर दिया, तो आप वहां पे क्या टिक करोगे? वहां पे टिक करोगे कंपेनियन सेल। ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन को देखिए, इन्होंने कितना घुमा के पूछा हुआ है कि जाइलम का घटक नहीं है।
नहीं है में क्या टिक करोगे? तब भी आप टिक करोगे कि कंपेनियन सेल। अब आप सोच रहे हो ना कि एग्जामिनर उसी क्वेश्चन को किस तरीके से पूछता है और हम और आप क्या करते हैं, एग्जाम में कंफ्यूज होके आ जाते हैं। इसी क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से बताया ना आपको, कि जाइलम का घटक नहीं है पूछ सकते हैं, या फिर पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन फ्लोएम का घटक है। फ्लोएम का घटक है, तो फ्लोएम का घटक कौन है? कंपेनियन सेल घटक है। ये बन गया आपका 1 और 2 क्वेश्चन, और जिसका आंसर क्या है? कंपेनियन सेल, साथी कोशिका। ठीक, अब ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको फ्लोएम के सारे सेल्स दे दे और जाइलम का एक दे दे और पूछ दे कि इसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो फ्लोएम का पार्ट नहीं है, या कौन है जो जाइलम का पार्ट है, तो भी आपको ऐसे ही टिक करना है। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बोन? फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक या आयरन? बताइए क्या है? तो कैल्शियम है। ये क्या करता है? मानव की हड्डी जो रहता है, कैल्शियम और विटामिन डी, ये दोनों ही बोन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और साथ ही ये कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जारी रखिए, थैंक यू। बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था, तो ऐसे ही और भी क्वेश्चंस मैं आप सबके लिए लेके आऊंगी। ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए हमारा ये सीरीज। अभी के लिए बस थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।